आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का रिवीजन। अब आप बोलेंगे कि बट मैम ये तो सारे के सारे फॉर्मूले का वीडियो है। जी हाँ, ये फॉर्मूले का वीडियो है, बट यहां पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम फटाफट से समझते चलेंगे ताकि बहुत ही कम टाइम में चैप्टर 6 का आपका रिवीजन भी हो जाए और फॉर्मूले भी आपको मिल जाए। तो हो गए ना एक तीर से दो शिकार। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस में चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये समझ लिया ना तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल हो ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर वही बोला गया है whenever one quantity y varies with another quantity x satisfying some rule y equal to f of x then dy upon dx। कहने का मतलब ये हो जाता है कि f dash x जो भी है हमारा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब ये है कि अगर y में किसी क्वांटिटी x के कारण चेंज हो रहा है तो मतलब कि इसको हम dy upon dx से शो करते हैं। तो किसी में भी चेंज आ रहा है लेकिन किसके कारण चेंज आ रहा है ये पता कर लिया तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 6.1 में आप आराम से कर लेंगे। इसके वन शॉट वीडियो में हमने इन सारी चीजों को एग्जांपल के साथ भी समझा है। तो आई होप बात समझ में आई होगी। बाकी वन शॉट का वीडियो जो है उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ये जो कहानी है इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा देती हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये ग्राफ देख लो आप। ग्राफ देखने से भी कई सारी चीजें हमारी क्लियर हो ही जाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो इस तरीके के फंक्शन हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग है। आपने देखा ये बढ़ा फिर ये कांस्टेंट हुआ फिर ये बढ़ा, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग है क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी पॉइंट पर आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया था। ठीक है, अब एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप उसको इंक्रीजिंग भी कह सकते हो। समझ रहे हैं बात को कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप उसको इंक्रीजिंग कह सकते हो, बट अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बात आई होगी समझ में। अब बात आते हैं, थोड़ा ग्राफ से समझ रहे हैं। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो वैसा का वैसा ही है, ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसको देखें ये डिक्रीज हुआ फिर रुका फिर डिक्रीज हुआ, मतलब कि ये सिर्फ डिक्रीजिंग है। सेम बात यहां पर भी लागू होगी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम डिक्रीजिंग कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम डिक्रीजिंग कह सकते हैं, बट डिक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कह सकते। अब आगे आते हैं। अब आप ये देखेंगे ये क्या है, तो यहां पर कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपको कोई बोलता है कि -1 से 0 तक अगर आप देख रहे हैं तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, फिर आपने देखा 0 से लेके 1 तक ये इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कोई कि -1 से 1 तक बताओ तो आप बोलेंगे कि यहां से यहां तक डिक्रीजिंग, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग। कहने का मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों चीजें आ रही है इस इंटरवल में। कहने का मतलब ये हो गया कि ये ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। अगर किसी इंटरवल में दोनों चीजें हो जाएं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाएं, तो वहां पर आप कहेंगे कि ये फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि अगर मैथमेटिकली आपसे कोई पूछता है कि ये फंक्शन है, अब आप बताइए कि ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली ये है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव का यूज करके आप कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो डेरिवेटिव का यूज करके आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे बताओगे? ऑब्वियसली उसको डिफरेंशिएट तो करोगे ही करोगे। अब डिफरेंशिएट करने के बाद अगर फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट कर लिया और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन 0 है, बात समझ रहे हैं, ग्रेटर देन 0 मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव, राइट? ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो वो रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसको आप इंक्रीजिंग भी कह सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर इसमें इक्वल भी लग गया तो ये सिर्फ अकेला हो जाएगा इंक्रीजिंग। बात समझ गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में इतना अंतर है कि ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग ओनली। ओके, अब अगर मान लो कि यहां पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाता है, उस कंडीशन में आपका फंक्शन जो है ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर यहां पर वही चीज आ गई कि ये ये इक्वल भी हो जाए कि लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग। ओके, क्लियर? अब बात आती है कि भाई अगर मान लो कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करा और वो 0 के इक्वल आ गया, तब क्या होगा? तो भाई फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल कब आता है आप बताइए?
फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप कांस्टेंट का फाइंड करते हैं तभी 0 आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका फंक्शन कोई कांस्टेंट वैल्यू है तभी उसका डेरिवेटिव 0 आएगा ना। तो बस बात वहीं खत्म हो गई कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 मतलब आपका फंक्शन उस कंडीशन में कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, सिंपल सा देखो आप, यहां पर यही लिखा हुआ है, एक मिनट, राइट, हाँ, यहां पर यही लिखा हुआ है कि लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ये चीज तो होना ही चाहिए। देन पहला जो दिया हुआ वो दिया हुआ है कि एफ इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा किस कंडीशन में, कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग तब होगा जब ग्रेटर के साथ इक्वल भी आएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग होगा जब लेस देन एंड इक्वल टू आएगा। अब कांस्टेंट कब होगा, जब इक्वल टू 0 आएगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब लेस देन 0, ठीक है। बाकी हमने एग्जाम्पल इसके किए हैं, क्वेश्चन भी किए हैं, तो वहां से आपको क्लियर ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ठीक है। वन शॉट में भी हमने एग्जाम्पल कवर किए हैं। यहाँ पर सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं फॉर्मूलों पे, और साथ ही साथ हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर आई होप कि रिविजन भी होते चल रहा होगा। चलिए, अब बात आती है कि ये तो हमने समझ लिया, अब बात आती है मैक्सिमम मिनिमम। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उतना ही सिंपल है। यहां पर दो डेरिवेटिव टेस्ट चलते हैं, एक चलता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक चलता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों को आपने समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि ज्यादा नंबर के, बड़े नंबर के क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो बिल्कुल आप आराम से इसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा सा समझा देती हूं मैं, कि यहां पर आप ये देख रहे हैं कर्व है। अब कर्व पे आपको क्लियर दिख रहा है कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, कर्व सबसे ऊपर है, यहां पर सबसे ज्यादा है। तो ये पॉइंट जो रहेगा, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू है, ये रहेगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को अपन कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, राइट। इसी तरीके से यहां पर इसमें अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कम है तो ये रहेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को अपन कहेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो टेस्ट चलेंगे आपका, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो कहानी लिखी हुई है इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बोला जा रहा है उसी को अपन समझ रहे हैं अपनी भाषा में, सिंपल शब्दों में। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, कुछ ना कुछ फंक्शन दिया हुआ है। अब जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर अपने को बताना है तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम रहेगी, किस पॉइंट पर मिनिमम रहेगी, ये बताना रहेगा। तो पॉइंट तो चाहिए, बात समझ रहे हैं आप, कि पॉइंट तो चाहिए हमको। पॉइंट मिलेगा तभी तो हम वो पॉइंट बताएंगे कि हाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो पॉइंट आपने को फाइंड करना होगा कि किस पॉइंट पर। अब वो पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज तो कि आपने फंक्शन उठाया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड कर लो। इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं, एक मिनट, राइट, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लो। अब अपन ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, कि फंक्शन का डेरिवेटिव को अगर 0 से इक्वेट कर दो तो वहां से अपने को क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाती हैं। क्रिटिकल वैल्यूज मतलब वो पॉइंट जहां पर अपने को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, राइट, समझ रहे हैं बात को। तो फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दो जिससे कि x की अपने को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। यहां पर मैंने उस पॉइंट को c लेकर चल रही हूं, ठीक है। तो मैं समझिए बात को, कॉन्सेप्ट भी समझा रही हूँ फटाफट से, कम टाइम में, और यहाँ पर आपको फॉर्मूले भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब समझ लेंगे तो याद तो हो ही जाना है यार। चलो ठीक है। सो यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा सी। कैसे आ जाएगा, जब फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट किया तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएगा। मतलब अपने को पॉइंट पता चल गया कि सी पॉइंट है जिस पर या तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी या मिनिमम वैल्यू रहेगी। अब तो यहाँ पर अपने को इसको अपन हटा देते हैं, अपने को एक पॉइंट मिल गया सी, ठीक है। अब आता है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लगेगा कैसे, तो अपन ने उठाया यहाँ पर, ठीक है, अपन ने यहाँ पर लाइन खींची, ये अपना पॉइंट सी है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अपन क्या करते हैं कि सी से थोड़ी सी कम वैल्यू और सी से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। अब सी से थोड़ी सी कम वैल्यू ऑब्वियसली सी में से कुछ माइनस होगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपन ने इससे पिछले चैप्टर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी एक एक ऐसी वैल्यू ली थी जो 0 की तरफ टेंड कर रही थी और पॉजिटिव थी, मतलब बहुत छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ने ले लिया वो वैल्यू है h, तो c माइनस एच मतलब c से थोड़ी सी कम, और c प्लस एच मतलब कि c से थोड़ी सी ज्यादा। और अपन ने क्या करना है यहाँ पर कि इस पर
फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना है और इस पर फाइंड करना है। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, ध्यान रखिए, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू c माइनस एच पे फाइंड कर ली और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू c प्लस एच पे फाइंड कर ली। अब अपने को वैल्यू से मतलब नहीं है, समझिएगा बात को, अपने को यहाँ से वैल्यू से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव से। बस अगर यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव आया है, मतलब c माइनस एच पे पॉजिटिव, c प्लस एच पे नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आया है, इस कंडीशन में यहां पर आपको मिलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आई? यहां पर इस कंडीशन में मिलेगी अपने को लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा आता है माइनस टू प्लस, तो लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब मान लो कि साइन चेंज ही नहीं हुआ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव टू नेगेटिव आ गया, तो वहां पर अपने को एक मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, देखिए वही पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई जो अपन ने समझी। हमने क्या देखा कि अगर एफ डैश एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है, राइट, देन सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, राइट। इसके बाद एफ डैश एक्स चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, राइट। अब इफ साइन डज नॉट चेंज, यानी कि साइन चेंज ही नहीं हुआ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, देन जो सी पॉइंट रहेगा ये रहेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सो आई होप बात भी क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया होगा और फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। तो ध्यान रखिए कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप तभी कर पाएंगे जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल होता है तो वापस से आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना पड़ता है। तो खैर देखिए, यहां पर इसको ये जो कहानी लिखी हुई है इससे बेटर वही मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी या स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहां पर सीधी सिंपल सी चीज है कि ऑब्वियसली अगर फंक्शन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको लगाना है तो सबसे पहली चीज तो कि फंक्शन दो बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए। भाई दो बार डिफरेंशिएबल हो पाएगा तभी तो दो बार डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, इसको हटाते हैं, कोई फंक्शन है, ठीक। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो एक बार, ठीक है। अब फिर से वही बात आई कि भाई किस पॉइंट पे अपने को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए फिर से वही कहानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर दो। तो जीरो से जैसे ही आप इक्वेट करोगे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी एक्स की। तो जैसे कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सी लिया था, यहां पर भी हमने एक पॉइंट ले लिया सी, ठीक है, जो कि फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करने पे अपने को एक्स की वैल्यू मिली। अब सी पर हमको देखना है कि फंक्शन जो है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम। ठीक है, समझ में आ रही बात, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, सॉरी, ठीक है। और जो मैक्सिमम रहेगी और मिनिमम रहेगी वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रहेगी, इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो अब अपन क्या करेंगे, फंक्शन को दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन को दूसरी बार डिफरेंशिएट कर लिया और इसमें ये वाली जो वैल्यू है सी ये रख लो, रख दिया। अब इसको रखने के बाद फिर से वही चीज आपको चेक करनी है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखो कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो है या फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है ये लेस देन जीरो है। बस ये देख लिया तो काम बन जाएगा। तो यहां पर देखो एक मिनट, इस कंडीशन में अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा उल्टा चलता है, ठीक है। यहां पर ग्रेटर देन जीरो आया फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, तो यहां पर आपको मिलेगा लोकल मिनिमा और यहां पर आएगा आपको मिलेगा आपको लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि भाई यहां पर आपने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव में सी वैल्यू रखी, जो कि यहां पर अपन ने ये फाइंड किया है सी पॉइंट, जो भी आप फाइंड करेंगे। तो अगर जीरो आ गया इक्वल टू, तो यहां पर आपका जो टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये फेल हो जाता है। अब अगर टेस्ट फेल हो गया तो क्या करेंगे, वापस से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहां पर लगाएंगे। ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। बाकी दूसरी बुक में उठाएंगे तो मे भी पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ी सी मेथड चेंज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर मेन चीज यही है, क्या है कि फंक्शन आपके पास है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दो तो आपको क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी, मतलब वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मुझे बड़ा आसान लगता है क्योंकि आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी उससे कम वैल्यू पे और ज्यादा वैल्यू पे चेक नहीं करना पड़ता है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो और फिर उसमें ये जो सी पॉइंट आया है आपका ये रख लो, रख दिया।
अब बस हालांकि यहाँ पर अपन ने दो तीन कंडीशन लिखी हुई है, लेकिन इनमें से कोई एक ही चीज आएगी। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो लोकल मिनिमा, लेस देन 0 आ गया तो लोकल मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो टेस्ट फेल हो गया। मतलब कि यहां पर आपको वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर? सो आई होप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की भी याद थोड़ी सी ताजा हो गई होगी आपकी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है किसकी? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब कि अगर मान लो कोई क्लोज इंटरवल ए बी दिया है, मतलब कि ए पर ए बी और इनके बीच की सारी वैल्यू में अपने को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आप क्लियर दिख रहे हैं, ये ग्राफ आपको दिख रहा है। तो यहां पर इसमें ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है। एक मिनट, यहाँ पर ए और डी दिया है, सॉरी ए टू डी दिया हुआ है, तो अपन ए और डी लेंगे। ठीक है, राइट। सो यहाँ पर ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, यानी कि ए भी इंक्लूड है, डी भी इंक्लूड है। और यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, मिनिमा होगी मैक्सिमा होगी, ये नहीं पूछा। हमसे पूछा है वैल्यू। ये वर्ड का मतलब समझो आप, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो वैल्यू फाइंड कर रही है, या तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, जो भी है। अब इस पे एक वर्किंग रूल काम करता है। ठीक है, देखिए समझिए बात को। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अगर इस फिगर में आप देखें तो आपको कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम वैल्यू दिख रही है। तो आप बोलेंगे कि देखो, अब ऑब्वियसली ये ए इंक्लूड है, मतलब कि यहाँ पर भी एक मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर भी एक मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, तो इनको हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा है ये, राइट। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू है अपनी। लेकिन अगर आपको बोला जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू, ये वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दें, सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू इस पॉइंट पर रहेगी और सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट पर रहेगी। मतलब कि इस पॉइंट पर जो भी वैल्यू रहेगी, ये रहेगी आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और इस पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे तो ये रहेगी आपकी मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। इस तरीके से काम चलता है। तो यहाँ पर हालांकि ये बोला है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपने से पूछा है क्लोज इंटरवल में, तो इसके लिए एक वर्किंग रूल काम करता है। सबसे पहले वही बात है भाई कि फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इन द इंटरवल, दैट इज पॉइंट्स एक्स वेयर, देखो सीधी सी बात है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, उसको 0 से इक्वेट करोगे तो ऑब्वियसली आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि हमको x की वैल्यू मिल गई कुछ ना कुछ c। ठीक है, अब इसके बाद, अब यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं, अगर इस फिगर के हिसाब से बात करें तो हमको x की वैल्यू मिल गई b और c। देख रहे हैं आप, देखिए ये वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू मिल गई। अब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से इक्वेट क्यों करते हैं, ये कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको खुद पता है कि यहाँ पर आपका जो स्लोप है टेंजेंट का वो 0 रहेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअल में हमारा क्या होता है? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। इसलिए यहाँ पर अपन एफ डैश एक्स इक्वेट कर देते हैं 0 से, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन देखें आप, ये स्लोप पूरा क्या है? इसका 0 है, और स्लोप को हम किससे शो करते हैं? टेंजेंट के स्लोप को एफ डैश एक्स से, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, सो इसीलिए है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये बी पॉइंट मिल गया और सी पॉइंट मिल गया एक्स की वैल्यू। और इसके अलावा आप खुद देख पा रहे हैं इंटरवल में ए भी है और डी भी है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक्स की कितनी वैल्यू हो गई आपकी, एक मिनट दूसरे कलर से लिखती हूँ, एक्स की कितनी वैल्यू मिल गई आपको? ए बी सी डी। ये कैसे मिलेंगी? सबसे पहले आपके पास फंक्शन रहेगा, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे, जिससे आपको x की कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है? फंक्शन में, किसमें? फंक्शन में, फंक्शन के डेरिवेटिव में नहीं। बस यहाँ पर यही चीज का ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में आपको ये सारी की सारी वैल्यू रख देनी है। पहले ए रखना है, ए पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर बी रखना है, बी पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर सी रख दीजिए कुछ ना कुछ वैल्यू, डी रखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू, राइट। ठीक है, तो जब ये सारी वैल्यू आप रख दोगे और उनमें से आप देख लो जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे कम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। तो वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है कि फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब जो अपन ये ए बी सी डी फाइंड करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख के, राइट। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप 2 में बोला गया टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इंटरवल था, यहाँ पर ए टू डी इंटरवल था, तो अपन ने ए और डी को भी ले लिया और ये दो क्रिटिकल वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है एट ऑल दीज पॉइंट्स लिस्टेड इन स्टेप 1 and 2 कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एफ। यानी फंक्शन में ये जो सारी की सारी वैल्यू हैं ये आप रखिए,
और इसके बाद बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ आउट ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3. दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू, और द मिनिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम या लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ. ओके, सो आई होप बात समझ में आई होगी. तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब कि आपका लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू, राइट. चलिए आगे चलते हैं. टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. तो हालांकि 22-23 सिलेबस में टेंजेंट नॉर्मल नहीं है और आपके अप्रोक्सीमेशंस नहीं है, बट फिर भी फॉर्मूले तो आपके दूसरे एग्जाम्स में भी काम आ सकते हैं. ठीक है, तो इनको भी हम फटाफट से कवर कर लेते हैं. चलिए, सो टेंजेंट और नॉर्मल्स की अगर बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले आपको यहाँ पर किस चीज की जरूरत होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट कुछ भी पॉइंट. यहाँ पर अपन ने पॉइंट दिया है x1 y1. तो टेंजेंट का स्लोप, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी टेंजेंट का अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो आप dy बाय dx कर दीजिए, आपको स्लोप मिल जाएगा. तो यहाँ पर वही है dy अपॉन dx, और अगर किसी पॉइंट पे बोला है तो वो पॉइंट आप dy बाय dx फाइंड करके रख दो, तो वो आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट. ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया, उसी से स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है. उसके लिए फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं -1 अपॉन dy अपॉन dx, या फिर -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. चाहो तो यहां पर लिख लो कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, क्लियर. चलो, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अगर टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम करता है y माइनस y1, यहां पर स्लोप आता है. ठीक है, तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1 एट पॉइंट x1 y1. इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो यहां पर भी वही है कि y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1. ठीक है, इसके बाद ये कुछ दो कंडीशन है, इनको आपको ध्यान रखना है कि ये चीज तो खैर क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसमें कुछ इतनी सोचने वाली बात नहीं है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि इसका जो स्लोप आएगा उसका ही इसका स्लोप भी वही आएगा. सो यहाँ पर m1 इक्वल टू m2. अगर पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल होंगे. अब अगर मान लो दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं ये कई बार यूज में आ जाती हैं. ठीक है, सो अगर दो लाइंस अपनी परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो होता है -1. ठीक है, देखो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. ओके, ठीक है. तो इस तरीके से आपके ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसके फॉर्मूले होते हैं खत्म. बाकी इसमें अप्रोक्सीमेशन भी है इस चैप्टर में, तो हालांकि उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, उनको अगर आप फॉलो करके चलो तो बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे. तो उसके लिए आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन, अगर एक क्वेश्चन भी आपने ढंग से देख लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो इस तरीके से आपके चैप्टर 6 के सारे फॉर्मूले यहाँ पर होते हैं खत्म. सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा. बाकी वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके ये जरूर बताओ कि आगे आने वाले टाइम में आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, ताकि थोड़ी सी आपकी एक हेल्प मिल सके और आगे आने वाले टाइम में ऑब्वियसली आपके लिए कुछ और अच्छा हम यहाँ पर ला सकें. ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू.